हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और मास्टर की के जस्ट नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, क्लास 9। और आज से स्टार्ट होने जा रहा है आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस फॉर क्लास 9 मास्टर की चैनल पे। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था ग्रुप में कि सर जल्द से जल्द 9th का भी मैथमेटिक्स आप पढ़ाइए, क्योंकि 10th वालों का आप पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, आप भी बराबरी के हकदार हो, आपका भी सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा। और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स आपके क्लास 9th का भी। और मैंने जो यूनिट स्टार्ट किया है क्लास 9th के लिए वो है अलजेब्रा। क्यों स्टार्ट किया है अलजेब्रा, क्यों अलजेब्रा को ही सिलेक्ट किया गया, मैं अभी आपको बताऊंगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास 9 का भी सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द आके मास्टर की चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें। तो आइए देख लीजिए कि अलजेब्रा यूनिट ही क्यों सिलेक्ट किया अपन ने। तो जरा देखिए और समझिए, जो ये अलजेब्रा यूनिट है ना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अकेले ही ये 20 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। 20 मार्क्स और 23 मार्क्स होते हैं आपके पासिंग। तो अकेले ही 20 मार्क्स का ये वेटेज रखता है, अकेले ही दमखम रखता है आपको पास कराने के लिए। समझ लो, 20 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूं मैं। और इससे भी एक ज्यादा वेटेज वाला आपके यूनिट है, वो है 28 to 30 मार्क्स, वो है सर जियोमेट्री। तो सर क्यों नहीं आपने ज्योमेट्री स्टार्ट क्यों नहीं किया अलजेब्रा? क्योंकि इसलिए बेटा, क्योंकि बहुत ऐसे टॉपिक, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं आपके ज्योमेट्री में जो अलजेब्रा से बिल्कुल रिलेटेड हैं। इसलिए मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट ना करके अलजेब्रा पहले पढ़ाया, फिर आपका ज्योमेट्री। और ये दोनों का अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं तो इसको मैं 20 डेज में दोनों यूनिट्स को आपको कवर करा दूंगा। यानी दोनों यूनिट्स को अगर बताएं तो अपन 48 मार्क्स अपन कवर कर लेंगे इस बचे 20 दिन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपका अलजेब्रा। और अलजेब्रा में मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है आपका पॉलिनोमियल। तो दो चैप्टर आपको पढ़ना है अलजेब्रा वाले यूनिट में, एक है आपका पॉलिनोमियल, दूसरा है आपका लीनियर इक्वेशन। और यही दोनों मिला के आपसे 70 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में अलजेब्रा से। तो देखिए जी, आइए स्टार्ट करें। तो जल्द से जल्द आपने मास्टर की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी को भी दबा लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, आइए देखिए जी, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है इसके, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं जानकारी होगी तो पॉलिनोमियल काफी अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ भी जाएगा रट्टा मार के तो आप उसको विजुअलाइजेशन, उसको परमानेंट अपने मेमोरी में सेट नहीं कर पाएंगे। तो वो बेसिक्स पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो आइए देख लीजिए। पहला आपका है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट क्या होते हैं? तो भैया कांस्टेंट वो होता है कि symbol any symbol which have which have fixed numerical which have fixed numerical value is called as constant। सर ई का मतलब हुआ सर कि कोई भी ऐसा सिंबल, कोई भी ऐसा पहचान जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। तब सर ये कौन सा है? एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए ना, आइए। तो ये कौन कौन से हैं भैया? ये जो जितने भी आप नंबर लिखते हो ना, 2 3 7.2, √7/2 एंड √8, √9, कुछ भी 8/7, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे ऑल नंबर्स आर कॉल्ड एज ए कांस्टेंट। अगर अब देसी लैंग्वेज में बोले कि कांस्टेंट होता क्या है, तो कांस्टेंट वो चीज होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में जरा समझिए, जैसे आपको 2 रुपए दिए गए, जैसे आपको 2 रुपए दिए गए और आप किसी शॉप पे गए, और उस शॉप पे जाके अगर आपको 10 रुपए का सामान लेना है और अगर आप 2 रुपए देंगे तो क्या वो आपको देगा? नहीं।
क्यों क्यों? क्योंकि 2 रुपए की वैल्यू 2 रुपए के बराबर है, ना कि 10 रुपए के बराबर है। तो दो को तो अपन चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अपन ने बोला कि कोई भी ऐसा चीज जिसे अपन चेंज ना कर सके तो उसको बेटा क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट। समझ में आ गया? अरे बोलो कि हाँ कि ना। जैसे सुबह क्या होना है? सुबह सुबेरा होना है, सूरज को निकलना है, शाम को उसको ढलना है, रात होनी है। तो ये सुबह होना रात होना एज ए कांस्टेंट, इसे अपन चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, जो ऐसा चीज हो जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। तो इसका भाई एक आता है वेरिएबल। दूसरा कौन सा है बेसिक्स पॉइंट्स में? दूसरा आता है भैया वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो इसका उल्टा का क्या सर? उल्टा क्या? तो इसका उल्टा ये कि एनी सिंबल विच हैव नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, विच हैव नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल। विच हैव नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is known as is called as वेरिएबल। तो सर ऐसा क्या चीज है? ऐसी कौन सी चीज है? तो एज फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं ले रहा हूं सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल नहीं सर, आज। ठीक है जी। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल सी से, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर के बराबर। अब सर इसमें वेरिएबल कौन सा है? तो जरा देखिए, ये जो 2 है ये क्या है? अभी अभी आपने देखा है कांस्टेंट है सर, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, 2 की बराबर है। पाई क्या होता है? ये भी बेटा कांस्टेंट होता है। और यहां आर क्या है? आर एक क्या है बेटा? वेरिएबल। ये क्या है बेटा? वेरिएबल। तो यही वेरिएबल जो है ये सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल को भी वेरिएबल बना देता है। अब सर ये कैसे? तो जरा ये समझिए, आइए देखिए। अब इस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को समझने के लिए कैसे ये वेरिएबल है और रेडियस यहाँ कैसे वेरिएबल है, आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ही है, तो कैसे वेरिएबल है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रेडियस क्या होता है? जो सेंटर होता है किसी भी सर्कल का, उससे और उसके सरकमफेरेंस तक की दूरी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। तो ये मान लेते हैं R1 के बराबर। एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, और आपको देखने में अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि ये जो पहला वाला सर्कल है R1, मैं C1 और इसका सरकमफेरेंस में लिख देता हूं C1 इज इक्वल टू 2 पाई R। ये तो चेंज नहीं होने वाला 2 पाई R, और R1 के बराबर, क्योंकि रेडियस यहाँ की क्या गिवन है? R1 के बराबर। अब ये तो दूसरा सर्कल का जो रेडियस होगा, ये इसको मैं मान लेता हूं R2 के बराबर, और इसका सरकमफेरेंस C2 लिख देता हूं। ये किसके बराबर होगा? 2 पाई R2 के बराबर। और जायज सी बात है, आपको देखने में समझ में आ रहा है कि जो R1 होगा वो R2 से क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। और जब R1 R2 से बड़ा होगा तो ये जो C1 जो सरकमफेरेंस होगा फर्स्ट सर्कल का, वो हमेशा C2 से बड़ा होगा, क्योंकि R1 क्या है? R2 से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो R1 की जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे, ये C1 सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती जाएंगी। तो ऐसे ये वेरी हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है? अलग अलग चीजें आ रही हैं हर एक अलग पॉइंट्स पे। जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा रेडियस, उतना बड़ा उसका सरकमफेरेंस। जितना छोटा सर्कल उतना उसका छोटा रेडियस, उतना ही उसका छोटा सरकमफेरेंस। तो वेरिएबल क्या होता है? जो हमेशा समय के साथ क्या होता है बेटा? चेंज होता जाए। एज फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल समझिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जाम्पल होगा इसका। एक पार्ले जी बिस्किट सबने खाया होगा, खाया है ना सबने? पार्ले जी, पार्ले जी वो जो बच्चे का चित्र आता है इस पे, बहुत क्यूट सा बच्चा होता है ना? वो बिस्किट सबने खाया है ना? अब इसमें मैं 2 चीज लेके चल रहा हूं इसका, बिस्किट का टेस्ट और दूसरी उसकी प्राइस। यहां से आपको काफी क्लियर होने वाला है कांस्टेंट और वेरिएबल। तो उसका एक टेस्ट और उसका दूसरा क्या लेके चल रहा हूं मैं? उसका प्राइस। प्राइस समझ रहे हो ना? प्राइस, उसकी वैल्यू, मूल्य उसका। अब जरा ध्यान से सुनना, पता नहीं दादाजी के समय पे ये बिस्किट होगा या नहीं होगा, लेकिन पापा के समय पे जरूर होगा। जब आपके फादर्स बच्चे थे, जब आपके फादर की चाइल्डहुड चल रही थी, तब इस बिस्किट का अगर मैं बोलूं तो प्राइस मैं मान लेता हूं कि 2 रुपए होगा, लेट कर लेता हूं 2 रुपए। जब अपनी आई तो इससे 3 रुपए के बराबर हमने देखा,
फिर बीच में 5 रुपए भी हुआ, कभी 6 रुपए भी हो जाता है, कभी 10 रुपए भी आता है। लेकिन इसका टेस्ट जो है, इसका जो जो खाने का जो टेस्ट है ना, स्वाद जो जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, ये क्या चेंज हुआ क्या सर? ये चेंज नहीं हुआ। जैसे आप पैकेट को फाड़ा और पैकेट का जो फर्स्ट बिस्किट था उसे अपने माउथ में ली, और पैकेट में जो सबसे 10 नंबर पर बिस्किट था, मान लेता हूं एक पैकेट में 10 बिस्किट है और 10 नंबर पे जो बिस्किट था उसे टेस्ट किया, तो क्या टेस्ट में चेंज आया क्या सर? नहीं आया, नॉट चेंजिंग, नॉट चेंज। लेकिन यहां प्राइस को देखा जाए तो ये हमेशा क्या है? चेंजिंग। ये हमेशा क्या हुआ? चेंज हुआ समय के साथ साथ। तो यहाँ प्राइस बेटा क्या हुआ? ये प्राइस यहाँ क्या होगा? वेरिएबल हुआ, ये वेरी किया। और लेकिन टेस्ट क्या रहा बेटा? ये क्या रहा? कांस्टेंट रहा, ये चेंज नहीं हुआ। तो आई होप कि आपको विजुअलाइज हुआ, फील हुआ कि व्हाट इज कांस्टेंट और व्हाट इज वेरिएबल। तो सीधी सी अगर पूरे कहानी का मोरल आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो पूरे कहानी का मोरल बस इतना सा है कि जिसे आप चेंज नहीं कर सकते उसे बेटा क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और जिसे आप चेंज कर देते हो उसे क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल। आगे बढ़े, आइए देखिए नेक्स्ट आपका बेसिक पॉइंट में जो पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस, एंड दूसरा है इक्वेशन। बहुत सारी जगह देखा होगा आपने कि कहीं इक्वेशन का यूज करते हैं डेफिनेशन में, पोलिनोमियल वाले में अपन यूज करेंगे एक्सप्रेशन का, और ये इक्वेशन का यूज अपन क्वाड्रेटिक में, लीनियर में करते हैं। सर ये क्या होता है? कहाँ एक्सप्रेशन लिखे, कहाँ अपन इक्वेशन लिखे? तो जरा देखिए, एक मैं टर्म लिख रहा हूं, एक मैं टर्म लिख रहा हूं। एक्सप्रेशन मीन्स होता है नॉट कंपेयरिंग, नॉट कंपेयरिंग, और इक्वेशन में तब होता है बेटा कंपेयरिंग। सीधी सी बात याद रखो, कंपेयरिंग। ठीक है। अब सर ये नॉट कंपेयरिंग एंड कंपेयरिंग का क्या मतलब है? तो कुछ टर्म लिख रहा हूं, एक छोटा छोटा टर्म को एक साथ जोड़ रहा हूं। तो जरा यहां देखिए, एक मैंने टर्म लिखा 2x² + 7x + 8, और यही टर्म यहां पे भी लिख रहा हूं 2x² + 7x + 8 = 0। तो यहां पे मैंने दो एक जैसे ही टर्म लिखे, एक को एक्सप्रेशन बोला और दूसरे वाले को बेटा इक्वेशन बोला। सर ये कैसे? इक्वेशन में मतलब मैंने बेटा क्या बताया आपको? कंपेयरिंग। तो ये देखिए, ये जो मैंने एक टर्म लिखा है, कुछ टर्म एक साथ जोड़ के जो लिखा है 2x² + 7x + 8, इसको मैंने कुछ चीज से इसको क्या किया? इक्वेट किया, कुछ चीज से यहाँ पे क्या कंपेयर कर दिया। और कंपेयर किससे किया बेटा? 0 से ही किया। लेकिन कंपेयर तो किया ना। तो जहां पे आप किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करेंगे मैथमेटिक्स में, वहां पे किस चीज का यूज होगा बेटा जी? उसका यूज होगा बेटा इक्वेशन का। और जहां पे आप कुछ टर्म लिखे, उसका जोड़ या फिर उसको आपस में जोड़ा या घटाया या डिवाइड किया, लेकिन किसी चीज से कंपेयर नहीं किया, तो वहां पे बेटा जी किसका यूज करेंगे मेरे लाल? वहां पे यूज करेंगे बेटा एक्सप्रेशन का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े, समझ में आया या नहीं आया? आया। अब आता है नेक्स्ट, एक बेसिक्स पॉइंट्स आते हैं, कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या होता है सर? व्हाट इज कोफिशिएंट? बहुत अच्छा है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मैंने अभी अभी एक एक्सप्रेशन लिखा 2x² + 7x + 8, क्या लिखा बेटा? इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होता है। अलग अलग क्या बेटा होता है? कोफिशिएंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बोलेंगे बेटा? 2। फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलेंगे 7। तो सर ये कोफिशिएंट होता क्या है? तो सर कोफिशिएंट वो होता है जो एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म उसके जस्ट बिफोर में जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, उसी का क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट। सीधे सा सरल लैंग्वेज में अगर बोले तो एक वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में होता है, जस्ट उसके पहले, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट।
अब जैसे बोला जाए कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लीकेशन में बेटा 2। अगर एक्स का बोला जाए तो क्या है बेटा 7। अगर 8 का बोला जाए तो 8 एक खुद कांस्टेंट नंबर है, तो किसी कांस्टेंट नंबर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट किसके साथ होता है सर? वेरिएबल के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।